नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। क्या बजट से आएगा स्वराज? अब इम्तिहान की घड़ी है। इम्तिहान की घड़ी इसलिए क्योंकि हर वादे में जुड़ा था वादा बजट का। सवाल था कि आपने बड़े बड़े वादे किए हैं, पैसा कहां से आएगा? अब सबकी नजर इसी पे होगी। थोड़ी ही देर में पेश होगा दिल्ली का बजट। सबकी नजर रहेगी कि जिस तरह के लोक लुभावन वायदे किए गए थे उसमें भारी भरकम खर्च भी पीछे छिपा था। वो भारी भरकम खर्च क्या इस बजट के जरिए दिल्ली सरकार निकाल पाएगी? जो बड़े बड़े सपने दिखाए गए हैं कि स्कूल ऐसा बना देंगे कि बड़ी बड़ी गाड़ियों वाले वहां पर पहुंचेंगे सरकारी स्कूल में, तमाम अन्य अस्पतालों को लेकर जो वायदे हैं, बिजली, पानी, सबका बजट कहां से आएगा? इसी पर रहेगी हमारी नजर। 1 घंटे तक हमारे साथ कई खास मेहमान जुड़ेंगे जिनसे हम चर्चा करेंगे इस विषय पर। क्या हो सकता है बजट, सबसे पहले सीधे आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले सुनाते हैं अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के मुख्यमंत्री, क्या कह रहे हैं इस पर। मनीष सिसोदिया जी आम आदमी की उम्मीदों को पूरा करेंगे। अभी देखते हैं क्या होता है। सुझाव दिए थे, बतौर आम आदमी के लिए सुझाव सभी ने दिए थे, मैं भी आम आदमी हूँ, सभी ने सुझाव दिए थे। तो सुना आपने, ये कहना है उनके बेटे का कि पढ़ाई पर, शिक्षा पर ज्यादा, और जो जानकारी हमें मिल रही है वो भी कुछ ऐसा ही कह रहे हैं। बहरहाल सबसे पहले आपका परिचय उन मेहमानों से करा दें जो हमारे साथ इस चर्चा में शामिल रहेंगे। कांग्रेस पार्टी की तरफ से अमृता धवन हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। कुछ ही देर में जगदीश मुखी जी बीजेपी की तरफ से हमारे साथ जुड़ जाएंगे। हमारे साथ खास मेहमान अंशुमान तिवारी जी जो कि संपादक है इंडिया टुडे हिंदी के, वो यहाँ पर स्टूडियो में मौजूद है। कमल नायन कबरा साहब जो कि इकोनॉमिस्ट है, वो भी हमारे साथ स्टूडियो में कुछ देर जुड़ेंगे। इन सबसे चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले जरा आपको दिखा दे क्या क्या उम्मीदें हैं जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, क्या क्या हो सकता है। शिक्षा बजट दोगुना बढ़कर 5000 करोड़ किया जा सकता है, पहले से दोगुना। 250 नए स्कूल, और स्कूल्स के बारे में कहा जा रहा है कि ऐसे स्कूल हम खोलना चाहते हैं कि प्राइवेट स्कूल छोड़कर लोग यहां पहुंचे, बड़ी बड़ी गाड़ियों वाले पहुंचे। 10-10 करोड़ एक एक स्कूल के निर्माण में खर्च करने की प्लानिंग है। नया रोजगार, उससे पहले जल बोर्ड का जो बजट है वो 1500 करोड़ होगा। रोज 1 किलोमीटर पानी पाइपलाइन बनाने का लक्ष्य है। मोहल्ला सभा के लिए 250 करोड़ रुपए अलग करने की बात है। स्वास्थ्य बजट में बढ़ोतरी की संभावना है। अस्पतालों को लेकर उनका कहना है कि प्राइवेट से बेहतर लोग सरकारी अस्पताल को समझे वो करना है। खुल सकते हैं कुछ नए अस्पताल। ये तमाम जानकारियां हैं। सभी प्रोजेक्ट की समय सीमा हम तय करेंगे, ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ऐलान बहुत सारे कर दिए जाते हैं लेकिन वो फिर मुमकिन नहीं हो पाते हैं, वक्त पर वो दिखता नहीं है। और इसीलिए शुरुआत मैं आपसे करना चाहती हूँ अमृता धवन जी। बहुत ही शिक्षा, एजुकेशन और बिजली पानी का तो खैर वो बजट अलग करेंगे ही, पैसा जो उन्होंने सब्सिडी किया है उसका। इन तीनों चीज़ों पर फोकस के जरिए वो आम आदमी, उसको बेहतर सुविधा, बेहतर शिक्षा, बेहतर हेल्थ फैसिलिटी देने की कोशिश कर रहे हैं। लगता है रंग लाएगी कोशिश। देखिए अंजना जी, जो अभी आपने बताया और उसके अगर आधार पे मैं बात करूं तो जो वोटर अकाउंट केजरीवाल जी ने पेश किया था उसके अंदर तो शिक्षा का बजट घटाया था। तो मैं ये समझ नहीं पा रही हूँ कि 2 महीने पहले शिक्षा का बजट घटाने की मंशा रखने वाले लोग और अब शिक्षा का बजट बढ़ा रहे हैं। अच्छी बात है अगर ऐसी कोई सूत्रों से खबर आ रही है, लेकिन 500 स्कूल और 20 कॉलेजेस, इसको खोलने के लिए आपकी एक इंटेंशन भी तो और एक रोड मैप भी तो बनना चाहिए। सिर्फ महज कह देने से कि हम इतने स्कूल बनाएंगे, इतने कॉलेज बनाएंगे, आप कैसे बनाएंगे? आपका क्या एक्शन प्लान है? आपने किन किन स्टेक होल्डर से बात की है? क्या आपने, क्योंकि दिल्ली के अंदर अपनी खुद की कोई लैंड नहीं है, डीडीए की लैंड है, तो क्या आपने कोई टॉक स्टार्ट करी है? क्या बातचीत, कोई चर्चा? इस पर कोई भी जो है टिप्पणी सरकार की तरफ से कभी देखने को मिलती नहीं है। और अगर आप बात करें बजट में आप पर्यावरण की भी बात कर लें, जो इस समय दिल्ली के अंदर बहुत महत्वपूर्ण और गंभीर मुद्दा है। पर्यावरण में भी यमुना को हम साफ करने की बात करते हैं, लेकिन सरकार का उसके प्रति कहीं कोई देखरेख नहीं है। जितने भी एनजीटी के ऑर्डर्स हैं उसको लागू करने में सरकार इतनी निठल्ली है और इतनी सुस्त है, लेकिन किसी भी तरीके से जब बात करने की आती है वादों पर, तो वादों की तो कोई कमी इन लोगों से सुनने को मिलती नहीं है। और जहां तक आप बात कर ले हेल्थ सेक्टर की, कभी आपके डॉक्टर स्ट्राइक पे जा रहे हैं, कभी आपके डीटीसी के वर्कर स्ट्राइक पर जा रहे हैं, तो ये हो क्या रहा है दिल्ली के अंदर? नहीं, आपको पहले अमृता जी आप तो दिल्ली की हैं, फरमाए और बजट में शामिल करें। आप तो दिल्ली की हैं, यूनिवर्सिटी की राजनीति से आगे आई हैं। कभी दिल्ली सरकार द्वारा चलने वाले किसी अस्पताल में अपना इलाज करने या परिवार का इलाज कराने कभी गई थी क्या? मैं आपको सच बताऊं अंजना जी, जितना इन 15 सालों में दिल्ली सरकार के डॉक्टर्स पर
और यानी कि सरकारी अस्पतालों के डॉक्टर्स पर जो जनता का विश्वास है वो प्राइवेट डॉक्टर्स पर नहीं है। मैं आपको एक बात बताऊं, आज जब किसी की कोई ऐसी बीमारी सामने आती है जिसका इलाज समझना मुश्किल होता है, तो लोग प्राइवेट डॉक्टर्स की बजाय जाते हैं सरकारी डॉक्टर्स के पास, सरकारी अस्पतालों में। तो जो 15 सालों में अस्पतालों के अंदर का विश्वास जो बनाया गया, ये तो फिर सतही बातें होने लगी। मैंने जो आपसे पूछा था उसका जवाब आपने दिया। नहीं, मेरा ये कहना है चले जाइए किसी सरकारी अस्पताल में जिसमें 15 साल तक शीला सरकार का राज रहा, आप समझ जाएंगी कि किस तरह की परिस्थिति है। कॉरिडोर में पेशेंट्स लेटे रहते हैं, बिस्तर नहीं है उनके लिए, हालत देख लीजिए किस तरह की गंदगी रहती है। नहीं भी हो कोई बीमार तो बीमार वहां पहुंचकर हो जाए। मैं लौटूंगी मैम आपके पास, मैं लौटूंगी। अभी 1 घंटे का टाइम है। बने हैं तो दिल्ली कांग्रेस सरकार के टेन्योर में बने हैं। चलिए ठीक है, अंशुमान तिवारी जी, उम्मीद रखें क्योंकि लोक लुभावन बहुत सारे वायदे किए हैं उन्होंने जिसमें बहुत ज्यादा खर्च होने की आशंका है। कहां से पैसा आएगा ये भी एक परेशानी है। क्या दिखता है? 2-3 चीज़ें हैं अंजना इसमें। पहली चीज़ तो ये कि इस बजट की प्रक्रिया दिलचस्प है, मुझे उत्सुकता है क्योंकि इसको स्वराज बजट कहा गया है। यह कहा गया है कि लोगों से, जनता से चर्चाओं से निकला है। जनता की चर्चाएं जब डिमांड फॉर ग्रांट्स में कन्वर्ट होती हैं, खर्च के प्रस्तावों में कन्वर्ट होती हैं, टैक्सेशन के प्रस्तावों में कन्वर्ट होती हैं, तो कैसे दिखती हैं यह देखना मेरी सबसे बड़ी उत्सुकता है कि जन चर्चा से निकला हुआ बजट संवैधानिक बजट के ढांचे में कैसा होगा और कौन से प्रस्ताव ऐसे होंगे जिसमें ये मुझे पता चलेगा हमें कि जनता की चर्चा बजट के प्रस्ताव में बदली। तो पहली चीज तो उत्सुकता तो ये जो जनता की बात आपने ऐड की, तो हम लोग जितना दिल्ली के नब्ज को समझते हैं, अगर कोई जाएगा किसी जनता के बीच में तो हमने देखा उसको वही बिजली, पानी, शिक्षा, अस्पताल, यही उसका कंसर्न होता है। यही बात मैं जानना, और यही स्ट्रेस पॉइंट्स भी दिख रहे हैं। ये स्ट्रेस पॉइंट्स है, पर इन स्ट्रेस पॉइंट्स को बजट के स्ट्रेस पॉइंट से कैसे मैच किया जाएगा? बजट का स्ट्रेस पॉइंट क्या है? क्योंकि पिछले साल दिल्ली के रेवेन्यू की ग्रोथ केवल 2.64% रही है, जो उससे पिछले साल 10% थी। तो ये क्लियरली जो कल इकोनॉमिक सर्वे दिल्ली सरकार ने पेश किया, वो दिल्ली सरकार के बजट की वित्तीय स्थिति की तस्वीर साबित करता है कि अगर जनता की अपेक्षाएं बहुत बड़े लोक लुभावन घोषणाओं की इस बजट में, और जैसा आम आदमी पार्टी की सरकार ने अभी तक किया है, तो उस स्ट्रेस को इस स्ट्रेस से कैसे मैनेज किया? स्कूल के लिए अगर अनाउंसमेंट करते हैं 10 करोड़ के स्कूल के निर्माण के लिए, तो इसको आप लोक लुभावन कहेंगे या महत्वपूर्ण कहेंगे? नहीं, मैं महत्वपूर्ण है, लेकिन मुझे उसके साथ उसके रेवेन्यू के इंतजाम भी देखने पड़ेंगे। क्योंकि अगर वो रेवेन्यू के इंतजाम नहीं, तो एक तो चीज है कि जनता की अपेक्षाओं से बना हुआ बजट प्रस्तावों में कैसा दिखता है, ये उत्सुकता है। और दूसरी उत्सुकता ये कि जो दो बड़ी घोषणाएं हैं बिजली और पानी की, उनके लिए जो सब्सिडी का प्रोविजन किया गया है वो किस सोर्स से आएगा? बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण होगा क्योंकि पिछली बार उन्होंने किस कोटे से कर दिया था उसको लेकर बहुत बवाल हुआ था। ये देखने की। ठीक है, हमारे साथ कमल नयन काबरा साहब भी स्टूडियो में इकोनॉमिस्ट जुड़ गए हैं। आपसे मैं कमल जी ये जानना चाहूंगी कि आप किस तरह से देख रहे हैं ये जो जनता का बजट और रेवेन्यू रिस्ट्रिक्शन की जिसकी वो बात कर रहे हैं कि पैसा कहां से आएगा, उन सब की तस्वीर के साथ ये क्या? इस बीच हम तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। अब से कुछ ही देर में माना जा रहा है मनीष सिसोदिया पहुंच गए हैं, उप मुख्यमंत्री, वित्त मंत्रालय इन्हीं के पास है। पूर्ण बजट, पहला फुल बजट जिसे कहते हैं, पूर्ण बजट पेश करेंगे अब से कुछ ही देर में मनीष सिसोदिया। जल्दी से एक छोटा सा आपकी तरफ से इस पर रिएक्शन। देखिए, जैसा अंशुमान बता रहे थे कि ये सही है कि ये जनता से पूछा है, पर देखिए जनता का एक तो होता है वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन करके होना, एक क्राउड आपने इकट्ठी की और उस क्राउड को पूछा। मैं क्राउड को इसे अपमानजनक शब्द में नहीं कह रहा हूँ, पर जिन लोगों को आपने इकट्ठा किया वहाँ बोला, और कौन लोग बोल पाते हैं कौन नहीं बोल पाते हैं, तो और जो एक दीर्घकालिक अध्ययन जो होता है कि यहाँ की मुश्किलात जनता की क्या है, यहाँ की प्राथमिकताएं क्या है, यहाँ की ज़रूरत क्या है, संभावनाएं क्या है, संभावनाओं को भी देखना पड़ेगा। तो इन सबको मिला करके तो ये तो जब पिटारा खुलेगा तभी पता चलेगा। पर केवल ये कहना कि हम स्वराज लेके आ रहे हैं क्योंकि हमने सड़क पर मीटिंग करके लिए है, तो ये कोई दूर तक जाने वाली बात नहीं है। बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही। इस बीच अपने दर्शकों को एक बार फिर से बता दें, अब से कुछ ही देर में दिल्ली का पूर्ण बजट, और बताया यही जा रहा है कि अब तक का सबसे बड़ा बजट होगा। लेकिन रेवेन्यू को लेकर जो चिंताएं जाहिर की जा रही हैं, उन सब के बीच अगर ये बहुत बड़ा बजट होता है, ये पैसा कहां से आएगा, कितना पैसा किस चीज़ के लिए? शिक्षा, इसके साथ ही अस्पताल, हेल्थ सेक्टर में माना जा रहा है कि स्वास्थ्य सेवाओं के लिए ज़्यादा पैसा इस बार दिया जा सकता है। मनीष सिसोदिया अब से कुछ ही देर में बस ये पूर्ण बजट की शुरुआत करेंगे। जल्दी से अंशुमान जी। अपेक्षाओं का एक स्तर और भी अंजना हमको भूलना नहीं पड़ेगा। वो जो स्वराज चर्चाओं से निकला हुआ बजट, इससे ज़्यादा बड़ी अपेक्षाएं उस घोषणा पत्र की हैं जो चुनाव से पहले दिया गया था, और उसमें जो और उसमें जो वादे किए गए थे
उसकी रोशनी में भी हमें इस बजट को परखना पड़ेगा, क्योंकि इस बजट में अपेक्षाओं का 2 स्तर हो गए हैं। एक स्तर घोषणा पत्र से निकलता है और दूसरा इस बजट से पहले हुई जो स्वराज की चर्चा है उससे निकलता है। इसलिए यह बजट बहुत उत्सुकता और दिलचस्पी जगाता है, क्योंकि भारत में एक नई तरीके की सरकार का एक क्या नया तरीके का बजट हो सकता है, या ये बजट उसी खांचे में जाएगा जिस खांचे में पारंपरिक उस पर भारत के बजट बनते रहे। बिल्कुल, बिजली पानी को लेकर जिस तरह के ऐलान किए गए उसके लिए पैसा कहां से आएगा, वैट से लेकर तमाम चीजों पर जिस तरह के एक के बाद एक लोक लुभावन वायदे उस वक्त किए गए थे, 2 लाख पब्लिक टॉयलेट्स। जी सर, बीच में एक बहुत महत्वपूर्ण बात होती है कि बजट का खर्च का पक्ष की हम केवल बात कर रहे हैं, ये पैसा आएगा कहां से, किससे आएगा, किन तरीकों से उगाया जाएगा। जैसे दिल्ली में सेल्स टैक्स वेट जो है बहुत बड़ा एक स्रोत है, और उतना ही बड़ा करप्शन का स्रोत भी है। उसमें लीकेजेस बहुत होती हैं, उसमें साठ गांठ अफसरों और व्यापारियों में बहुत होती है। तो वो भी देखना पड़ेगा कि वो लीकेजेस जो हैं उनको कैसे प्लग किया जाएगा, या केवल करदाता जो हैं और जो मुख्य सबसे बड़ा स्रोत है 8 लाख नौकरियां हम देंगे, ये भी ऐलान किया गया था। इसी के साथ जिस वैट रिजीम की मैंने बात की आपको, उसके आगे भी बहुत सारे ऐसी बातें कही गई हैं जिसमें भारी खर्च की संभावना साफ दिखाई देती है। अब ये सारी की सारी चुनौती होगी मनीष सिसोदिया पर, जिन्हें आप इस वक्त देख रहे हैं दिल्ली विधानसभा में। अब से कुछ ही देर में पूर्ण बजट की शुरुआत होगी, देखना दिलचस्प होगा। जैसा कि कह रहे हैं, हालांकि अगर ऐलान कर भी दिया जाता है तो ये रेवेन्यू, ये पैसा, ये आखिर आएगा कहां से, स्रोत क्या होगा, ये सब भी बताना महत्वपूर्ण होगा। जल्दी से ब्रेक पर जाना और महत्वपूर्ण है। हमें यह भी देखना होगा कि केंद्र सरकार के बारे में बजट क्या कहता है, क्योंकि दिल्ली सरकार को केंद्र से सहायता मिलती है। क्या यदि संसाधनों की कमी है तो दिल्ली सरकार वापस ये कहेगी कि केंद्र ने उसको पर्याप्त संसाधन नहीं दिए, या दिल्ली सरकार के अपने वादे पूरे करने के लिए उसे केंद्र से ज्यादा मदद की जरूरत होगी, यह देखना भी जरूरी होगा। बहुत महत्वपूर्ण। क्या इस मौके पर भी केंद्र सरकार पर हमला होगा? क्या कहा जाएगा कि हमारे साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है? क्या हमें वो बजट का पैसा जो हमें मदद मिलनी चाहिए केंद्र से, वो जानबूझकर भेदभाव के तहत नहीं दी जा रही है? ऐसी कई बातें हो सकती हैं इस बजट के जरिए। एक ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, बने रहिए हमारे साथ। कुछ ही देर में बीजेपी की तरफ से भी जगदीश मुखी हमारे साथ जुड़ेंगे। पहला पूर्ण बजट मनीष सिसोदिया का, ये सीधे लिए चलते हैं आपको, शुरू हो गया। उस पर बात करना चाहती है और एक पार्टिसिपेटरी प्रोसेस से बजट बनाना चाहती है, जिसमें नागरिकों से, शिक्षाविदों से, विभिन्न क्षेत्रों के स्पेशलिस्ट एक्सपर्ट से, RWS के साथ, सिटीजन ग्रुप्स के साथ, व्यापार संगठनों के साथ, कॉरपोरेट घरानों के साथ, इन सब के साथ हमने कहा था कि हम चर्चा करेंगे और उनसे प्राप्त बहुमूल्य जानकारियों को बजट में शामिल करेंगे, बल्कि उनको बजट बनाने की प्रक्रिया में शामिल करेंगे। हम दिल्ली के नागरिकों को सरकार की इस व्यवस्था में भागीदार समझते हैं। यही हमारे सरकार चलाने की राजनीति है कि दिल्ली का एक एक नागरिक हमारी सरकार का हिस्सा है और वो सरकार चलाने का उतना ही हकदार होना चाहिए, सरकार के डिसीजन मेकिंग का उतना ही हकदार होना चाहिए जितना कि सरकार में काम कर रहा कोई व्यक्ति, चाहे वो मंत्री हो या विधायक, माने कोई अधिकारी हो या अन्य विधायकों जो अधिकार हैं, आम व्यक्ति को वो अधिकार होने चाहिए। और हमने बजट बनाने की प्रक्रिया में उसको वो अधिकार देके एक नई शुरुआत की है। हमारी सरकार में निर्णय लेने का पहला अधिकार दिल्ली के नागरिकों का है, तो हमने इस बजट को तैयार करने में सुनिश्चित किया है कि लोग अपनी इच्छा और आवश्यकता के अनुसार दिल्ली के विकास का तरीका तय कर सकें। ये एकदम आम आदमी का बजट है। दिल्ली के हर आम आदमी को, वो चाहे गरीब हो, मिडिल क्लास हो, अपर क्लास हो, जिस भी आय वर्ग से रखता हो, सबके लिए, सबकी जरूरतों को, सबके सपनों को इसमें समाहित करने का प्रयास किया गया है और वहां से निकल के ये बजट आया है। आप जानते ही हैं कि बजट तैयार करने की जो प्रक्रिया थी वो पहले सचिवालय या अधिकारियों के कक्षों तक या अधिक से अधिक जो हमारे गवर्नमेंट के सेमिनार हॉल्स हैं वहां तक सीमित रहती थी। लेकिन इस बार पूरी दिल्ली में घूम घूम के सभाएं की गई हैं। पूरी दिल्ली में नागरिकों ने स्वयं अपने लिए विकास कार्यों की सूची तैयार की है और उसकी प्राथमिकता तैयार की है, कौन सा काम कहां होना है, कब होना है, कब कैसे होना है। इससे एक बजट निकल के आया है। अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि यही एक सही मायने में यही लोकतंत्र है कि लोग व्यवस्था को चलाएं, लोग व्यवस्था को चुनें और लोग व्यवस्था को चलाएं।
इस प्रक्रिया के जरिए दिल्ली के नागरिक अपने जीवन के पर असर डालने वाले तमाम निर्णयों के लिए काम कर रहे थे। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने अप्रैल 2015 में बजट तैयार करने के बारे में लोगों से सुझाव देने के लिए बाकायदा अपील की थी, विज्ञापन देकर अपील की थी। नागरिकों ने भी इसमें खूब बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और बहुत गंभीरता से हिस्सा लिया। ऐसे ही नहीं किया कि कोई चिट्ठी भेज दी, कोई कुछ भेज दिया, कोई ईमेल भेज दी। 1500 से अधिक सुझाव आए। इसके अलावा 11 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में अलग अलग मोहल्ले में जाके सभाएं की गई, वहां विचार विमर्श किया गया। वहां के प्रमुख मुद्दों और चुनौतियों के बारे में नागरिक संगठनों, स्वयंसेवी संगठनों और इन सबके साथ विचार हुआ। इस तरह जो एकत्र जानकारी हुई और वहां से जो व्यवहारिक सुझाव मिले उसको इकट्ठा करके हमने बजट तैयार किया है। तो मैं दिल्ली के नागरिकों को इस बजट को तैयार करने में दिए गए सुझावों और विचारों के लिए बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं और विकास प्रक्रिया में सरकार के प्रमुख भागीदार की भूमिका निभाने वाले दिल्ली के तमाम नागरिक इस सदन की प्रशंसा के हकदार हैं, मैं ऐसा समझता हूं। दिल्ली के नागरिकों से प्राप्त बुनियादी जानकारी और सुझाव इस बजट का आधार हैं और वो उन सभी घोषणाओं में व्यक्त होंगे जो मैं आगे चल के करने जा रहा हूं। इसीलिए अध्यक्ष महोदय, मैंने इसको कहा कि ये देश का पहला स्वराज बजट है। एक्चुअली ये स्वराज लाने की दिशा में एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है। हमारे मीडिया के कैमरों के पीछे गांधी जी की तस्वीर लगी है और इस सदन में मैं पहले भी कह चुका हूं इस बारे में कि गांधी जी ने लोकतंत्र को बहुत सरल शब्दों में परिभाषित किया है। उन्होंने कहा है कि सच्ची लोकशाही संसद या इस सदन में कहें तो विधानसभा, संसद में बैठे हुए 20 लोग नहीं चला सकते। सच्ची लोकशाही संसद में बैठे हुए 20 लोग नहीं चला सकते, वो तो नीचे से हर एक गांव तक लोगों से चलाई जानी चाहिए। ये गांधी जी ने लोकतंत्र का एक मूल मंत्र दिया है, लोकतंत्र को समझने का। और हमें लगता है इसकी शुरुआत कि यहाँ सदन में बैठे हुए 70 लोग, सचिवालय में बैठे हुए कुछ अफसर और कुछ मंत्री, यही सब प्रक्रिया को नहीं चला सकते। लोगों को नीचे से लेके आना चाहिए। इसकी शुरुआत हम कर रहे हैं। हम जानते हैं कि इससे स्वराज, इतना करने भर से स्वराज नहीं आ जाएगा। स्वराज की परिकल्पना बहुत बड़ी है। हमारी पूरी राजनीति स्वराज पर टिकी हुई है कि हमको स्वराज लेके आना है, स्वराज की व्यवस्था लानी है देश में, दिल्ली में। लेकिन इस बजट के तैयार करने की जो प्रक्रिया हुई है, इससे स्वराज के रास्ते खुलेंगे। स्वराज का एक नया रास्ता यहां से खुलेगा। और जैसा किसी ने कहा भी है कि जहां से आती हो मंजिल की महक, जहां से आती हो मंजिल की महक, वो कच्चे रास्ते भी खुशगवार लगते हैं। तो ये कच्चा रास्ता सही, लेकिन बहुत खुशगवार है, क्योंकि इससे स्वराज की मंजिल की महक आ रही है। सरकार के पिछले 130 दिन के कामकाज में नागरिकों के जीवन में बेहतर बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण उपाय किए हैं। इनमें बिजली के बिलों में सब्सिडी, बिजली के दाम 50% किए, हर महीने 20,000 लीटर पानी फ्री मिल रहा है। ये सब सरकार कर रही है। हमारा लक्ष्य इस बजट के माध्यम से, सरकार को चलाने के माध्यम से, दिल्ली को एक वर्ल्ड क्लास स्किल सेंटर के रूप में डेवलप करना है। एक ऐसा एजुकेशन हब, नॉलेज हब बनाना है दिल्ली को, जहां जितने भी लोग रहते हैं उनके स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छी सुविधाएं होनी चाहिए। परिवहन व्यवस्था सबको सुलभ होनी चाहिए और पर्यावरण के अनुकूल होनी चाहिए। ऐसा सपना है जहां रोजगार की व्यवस्था हो, व्यापक संभावना हो और साथ साथ उद्योग में नए नए प्रयोगों को जगह मिले, नया सोचने वालों को पूरा स्पेस मिले। ऐसा शहर हम, ऐसा राज्य हम खड़ा करना चाहते हैं इस बजट के माध्यम से, सरकार चलाने के माध्यम से। सरकार ने बेहद पारदर्शी और कुशल तरीके से शासन की सेवाओं को आम आदमी तक पहुंचाने की प्रक्रिया शुरू भी कर दी है और सरकार दिल्ली को देश का पहला भ्रष्टाचार मुक्त राज्य बनाने के लिए बहुत तेजी से काम कर रही है। इस दिशा में बाकायदा जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। रिश्वत विरोधी हेल्पलाइन फिर से शुरू की गई है ताकि भ्रष्टाचार के खिलाफ लोगों को आवाज उठाने में सुविधा हो सके। मैं तमाम नागरिकों से अपील भी करता हूं कि वो आगे आएं और दिल्ली को देश का पहला भ्रष्टाचार मुक्त राज्य बनाने के इस अभियान में शामिल हों, इसमें सहायता करें और सुनिश्चित किया जा सके कि सरकार द्वारा खर्च किए गए प्रत्येक रुपए का हिसाब हो और उसे निर्धारित प्रयोजन के लिए खर्च किया जा सके। अध्यक्ष महोदय, यह सम्मानित सदन
दिल्ली के लोगों की आकांक्षाओं की अभिव्यक्ति है। दिल्ली के लिए पूर्ण राज्य का दर्जा न केवल एक औपचारिक